Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic Mendeleev's periodic table. This is from chapter Periodic Classification of Element of Chemistry. Okay. Now today we will discuss this Mendeleev periodic table. आपको पता है इसके पहले सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ तो सबसे पहले कौन आए? डॉबर राइनर आए। 1870 में डॉबर राइनर आए। उनका कुछ लिमिटेशंस था जिनके कारण क्या हुआ, वो जो भी दिए थे वो फेल कर गया। फिर सेकेंड में कौन आए? 1866 में कौन आए? न्यूलैंड। उन्होंने भी अपना एक लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लेकिन वो भी क्या हुआ, उसका भी कुछ लिमिटेशंस था जिसके कारण वो भी फेल हो गया। उसके बाद कौन आए? मेंडेलीव आए। नाम क्या है? डिमिट्री इवानोव मेंडेलीव। ठीक है, ये रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल को दिया। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस है और यही लिमिटेशंस के कारण क्या हुआ, फिर ये भी नहीं आगे चल सका और इसके बाद हेनरी मॉसले द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया। कुछ लिमिटेशंस तो उसमें भी है, लेकिन क्या है, उसको अभी हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और मेन कारण जो था कि डॉबर राइनर हुआ, न्यूलैंड हुआ, मेंडेलीव जी का जो पीरियोडिक टेबल था वो सब फेल हो गया। मेन कारण यही था कि ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ, तीनों फेल हो गया। लेकिन जो हेनरी मॉसले द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, आज के डेट में टुडे वी आर फॉलोइंग दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मॉसले। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में जानेंगे? जो मेंडेलीव जी दिए थे पीरियोडिक टेबल, उसको जानेंगे। वो क्या थे? एक रशियन केमिस्ट थे और 1869 में उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल को दिया। नाउ दिस ही हैज गिवन वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। उनका जो कंट्रीब्यूशन था पीरियोडिक टेबल में, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनका था। जिस तरह से ग्रुपिंग इन्होंने किया, पीरियड दिए, ग्रुप दिए और सिस्टमैटिक वे में किया, बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, जिसके कारण उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, वो क्या किए थे? वो कार्ड्स लिए थे। पहले क्या किए, पूरे दीवार में सारे जितने भी उस समय 63 एलिमेंट्स नोन था, सारे एलिमेंट को उन्होंने दीवार में लिखा। ठीक है, फिर सारे के मास को लिखा, सारे एलिमेंट को लिख दिया, उसके बाद सारे मास को उन्होंने लिख दिया विद देयर फॉर्मूला, सिंबल के साथ उन्होंने लिख दिया। फिर उसको क्या किए, वो अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के रूप में वो क्या किए, उसको अरेंज किए। अब उन्होंने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है? डेंसिटी, मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन वो क्या किए, सारे के केमिकल प्रॉपर्टीज को देखे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने देखा। और केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे देखा? बाय रिएक्टिंग देम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो रिएक्शन हुआ दूसरे एलिमेंट के साथ, उसी को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या किया? ऑक्सीजन को लिया और हाइड्रोजन को लिया। अब क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत रिएक्टिव होता है और हाइड्रोजन भी बहुत रिएक्टिव होता है। लगभग सभी एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। तो वो क्या किए, सारे एलिमेंट, जितना भी 63 एलिमेंट उस समय नोन था, सबको क्या किए, ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाए। और जो प्रोडक्ट मिला, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हाइड्राइड मिलेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आया, ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रोडक्ट आया जिस भी एलिमेंट का, तो क्या देखे कि कुछ दूरी के बाद, कुछ एटॉमिक मास क्रॉस करने के बाद रिपीटेशन हो रहा है। केमिकल जो प्रोडक्ट बन रहा है, केमिकल फॉर्मूला जो बन रहा है, उसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो वो क्या किए, जिस जिस एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहा था, वो एक कार्ड लिए, 63 कार्ड्स उन्होंने लिया और सबके प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टी को लिखा और जिसका जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर आ रहा था उसको एक कॉलम में वो रखते गए। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने रख के देखा तो जितने भी 63 एलिमेंट्स थे सब के सब उनके पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो गए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब कैसे वो बनाए? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाए तो H2O आया, लिथियम का ऑक्साइड बनाए Li2O आया। ठीक है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाए Na2O आया, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बनाए। ठीक है, इसका ऑक्साइड H2O, लिथियम ऑक्साइड Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O,
K का बनाए तो K2O, सब सिमिलर आ रहा था तो उसको एक लाइन में रखिए। इसके यदि हाइड्राइड बनाए तो NaH, KH, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सब एक तरह से है। तो सबको क्या किया, पहले काट दिया और सबको पिन कर दिया, सब एक तरफ प्रॉपर्टी वाले को एक साथ रखे। जैसे बेरिलियम का है तो बेरिलियम का ऑक्साइड बनाए तो आया BeO, मैग्नीशियम का MgO, कैल्शियम का CaO, ठीक है। और हाइड्राइड बनाए तो BeH2, जैसे RH2। R यहाँ पे क्या है, कोई भी एलिमेंट, यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ R। तो B का जब बनाए तो BeH2 आया, Mg का बनाए तो MgH2 आया, Ca का बनाए तो CaH2 आया। तो क्या किया, सबको एक लाइन में रख दिया। आप इसको भी देख सकते हैं। इसका यदि ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या आएगा, B2O3, इसका ऑक्साइड बनाएंगे Al2O3, हाइड्राइड बनाएंगे तो BH3, इसका क्या बनाएंगे AlH3। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते गया तो वो क्या किए, एक कॉलम में रखते गए। तो इस तरह से उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया और सारे उस समय जितने भी 63 एलिमेंट्स नोन थे सारे इस पीरियोडिक टेबल में उनका अरेंज हो गया। अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज उन्होंने इसमें किया। पहला है, देखिए इन्होंने 8 ग्रुप दिया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये 8 ग्रुप्स है और ये पीरियड्स है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 7 भी दिखेगा, बस दिस मच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। 2 एलिमेंट नीचे भी है तो कहीं कहीं पे 7 दिया हुआ है, बस दिस इज योर एनसीईआरटी। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे 8 ग्रुप्स है। अब देखिए ग्रुप में क्या है, उन्होंने ऑक्साइड का फॉर्मूला भी लिख दिया और यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 7 ग्रुप्स है इसको उन्होंने सब डिवाइड किया है। सब डिवाइड मतलब एक ही ग्रुप में फिर A और B पार्ट है, 1 में भी A और B है, 2 में भी A और B है, तो ये कहाँ तक है, 7 तक है। तो 7 तक उन्होंने क्या किया, सब ग्रुप बनाया, ठीक है। और 8 में लेकिन वैसा नहीं है, 8 क्या है, ट्रांजिशन सीरीज है और यहाँ पे ट्राइड्स के रूप में उन्होंने 9 एलिमेंट्स को वहां पे सेट किया है, ठीक है। और क्या है, इसमें कोई सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। 7 तक में आपको दिख रहा है सब ग्रुप, लेकिन उसमें कोई सब ग्रुप नहीं है। और यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में एक एलिमेंट है, सेकंड में भी सब स्लॉट में एक एक एलिमेंट है, लेकिन 4th, 5th, 6th में देखिएगा 2 बनाया हुआ है, 2 हाफ्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 4th, 5th और 6th क्या है, 2 हाफ्स में डिवाइड किया है। कुछ एलिमेंट को ऊपर लिखे हैं, कुछ एलिमेंट क्या है नीचे के लाइन में लिखा गया है, ठीक है। और उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए इनर्ट गैस का कोई भी प्लेस इसमें नहीं, ठीक है। सेकेंड क्या है, जो सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप हुआ, ये 1 ग्रुप है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, इसका वैलेंसी सेम था, ठीक है। तभी ये फॉर्मूला आ सका, तभी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जान सके। तो क्या है, सबका वैलेंसी सेम है सारे ग्रुप का, लेकिन प्रॉपर्टी जो था वो सब ग्रुप का सेम था। ध्यान देंगे, वैलेंसी क्या है, हर ग्रुप का सेम है। इसका 1 है तो 1, इसका 2 है 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो उसको 8 से माइनस करके 3 हो गया, 6 है तो उसको 8 से माइनस करके 2 हो गया, और ये 7 है तो 8 से माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये तो इसका वैलेंसी है, हर ग्रुप का वैलेंसी सिमिलर था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो क्या था, इस लाइन का सब ग्रुप का A का प्रॉपर्टी सेम था और B का प्रॉपर्टी सेम था। इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। और एक चीज उन्होंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे जाते हैं तो क्या होता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर जनरली मेटल से और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे निकल है, ठीक है। यदि अकॉर्डिंग टू, किसके द्वारा किए थे, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, ही अरेंज 63 एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन सेवरल कॉलम्स। देख रहे हैं आप, नोटिंग रिक्यूरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या नोट किए थे कि हर कुछ दूरी के बाद, ठीक है, रिक्यूरिंग मतलब पुनरावृत्ति में, प्रॉपर्टीज का, केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन हो रहा है। और इसी हिसाब से वो क्या किए थे, ही हैज फॉर्मुलेटेड अपना एक लॉ दिए। क्या था लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के अनुसार क्या हो रहा है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है हर कुछ दूरी के बाद। पीरियोडिक एटॉमिक मास के द्वारा जा रहे हैं और हर कुछ दूरी के बाद क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि हम लोग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के द्वारा जा रहे हैं। लेकिन कोबाल्ट का मास देखिए निकल से ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए था, कोबाल्ट को निकल के बाद होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज का ज्यादा वैल्यू है
और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही हम इसको रख सकते हैं। और उन्होंने देखा कि कोबाल्ट के नीचे क्या है, रोडियम, उसके बाद क्या है इरेनियम। ये इसका प्रॉपर्टीज, कोबाल्ट का RH और IR के साथ जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा सिमिलर है। तो उसको उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बावजूद भी किस तरह से सेट किए हैं, कोबाल्ट ऐसा रखें कि उसके नीचे रोडियम रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, ठीक है, और निकल ऐसा रखें कि उसके नीचे पैलेडियम रहेगा, उसके नीचे प्लैटिनम रहेगा। तो इस तरह का उन्होंने अरेंजमेंट किया है, ठीक है ना। और एक चीज उन्होंने बताया, जैसे ये जो आपको 3 हम लिख के दिए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन देखिए उन्होंने क्या लिखा, यहाँ कैल्शियम है और यहाँ टाइटेनियम है, ठीक है। उस समय यहाँ पे गैप था, यहाँ पे क्या था, गैप था। उन्होंने देखा कि कैल्शियम का जितना मास है और टाइटेनियम का जितना मास है, ठीक है ना, मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इतना मास का गैप हो, बीच में जरूर कोई एलिमेंट और होगा, और यही कारण है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गैप छोड़ दिया, ठीक है। और देखिए कि कुछ एलिमेंट को उन्होंने डायगोनल में रखा है। इसका देखिए वैलेंसी सेम है, इसका भी क्या आप लोग देख रहे हैं, वैलेंसी सेम है, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग हो रहा है। प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, तो उसको एक लाइन में नहीं लिख करके उन्होंने डायगोनल में लिखा है। देखिए इसको यहाँ लिखे तो कॉपर को यहाँ लिखे। उनको अनुमान था कि इसका क्या है, प्रॉपर्टीज नहीं हो रहा है सिमिलर, लेकिन क्या था, वैलेंसी क्योंकि 1 ही था, बात समझ रहे हैं, वैलेंसी 1 ही था, इसलिए उन्होंने एक ही स्लॉट में तो रख दिया, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबको डायगोनल, जिसका जिसका प्रॉपर्टी अलग होते गया उसको डायगोनली रख दिए। और आप 4, 5 और 6 में देख ही रहे कि 2 सीरीज में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स। क्या फीचर था पीरियोडिक टेबल का, which was given by Mendeleev. Now this is all about Mendeleev's periodic table. यहाँ देखिए ये 1869 है, 1869, ठीक है। Now see achievement. अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, क्या क्या अचीवमेंट था। ग्रुपिंग ऑफ ऑल नोन 63 एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली, जितने अच्छे से सिस्टमैटिक वे में इन्होंने दिया था, इसके पहले कोई भी नहीं दे पाए थे। जो ग्रुप इन्होंने दिया, पीरियड के बारे में बताया, सब बहुत ही सराहनीय था, बहुत अच्छे तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया। और एक बहुत अच्छी बात है कि आप देखिए जनरल है, जनरल फॉर्मूला दे दिए थे, केमिकल फॉर्मूला, इसको देखिए आप किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका ऑक्साइड बनेगा तो क्या प्रोडक्ट होगा और हाइड्राइड बनेगा तो क्या। जैसे आप नाइट्रोजन ही ले लीजिए, ठीक है, इसका पूछा जाएगा ऑक्साइड क्या बनेगा तो हम लोग बोलेंगे N2O5, और यदि पूछा जाएगा हाइड्राइड क्या बनेगा तो NH3, ठीक है। आप इसको ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड क्या बनेगा ZnO, हाइड्राइड का बनेगा ZnH2। तो किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए, आप उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड टेबल देख के ही बना सकते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनका, ठीक है। गैस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, अभी आपको बताए जो कभी अभी बना भी नहीं था, उस समय डिस्कवर भी नहीं हुआ था, वो एलिमेंट बनने वाला, वो पहले से प्रेडिक्ट कर दिए थे कि ये एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है। कैसे, पहले तो देखे थे दोनों का गैप बहुत ज्यादा है। दूसरा, जब कैल्शियम का फॉर्मूला उन्होंने देखा, केमिकल फॉर्मूला देखा कि CaO बन रहा है, तो टाइटेनियम का उन्होंने देखा Ti2O3 नहीं बन रहा है, इसका जब ऑक्साइड बना तो क्या बना, TiO2। तो वो समझ गए कि बीच में जरूर कुछ और एलिमेंट डिस्कवर होना ही होना है, और यही कारण था कि यहाँ पर और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गैप छोड़ दिया, ये बोलते हुए कि यहाँ पे जरूर कोई एलिमेंट का डिस्कवरी होगा, ठीक है। और जो भी डिस्कवर होगा उसका प्रॉपर्टी इससे मैच करेगा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और नाम इन्होंने दे दिया था, ठीक है, जो डिस्कवर हुआ था उसका तो नाम नहीं था, लेकिन इन्होंने नाम दे दिया था। जैसे स्कैंडियम है, बोरोन के नीचे है तो इसका नाम दे देते इका बोरोन। इका मतलब होता है संस्कृत में 1, तो मतलब 1 जस्ट बिलो, बोरोन के नीचे जो भी डेवलप होगा, जो भी डिस्कवरी होगा, उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया था, इका बोरोन, जो कि बाद में स्कैंडियम बना, ठीक है। एल्यूमिनियम के जो नीचे दिए थे गैलियम, ठीक है, बाद में गैलियम का डिस्कवरी हुआ, लेकिन उन्होंने नाम दिया था इका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे जो बनता उसका नाम दिए थे इका सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह से इका लगा के उन्होंने पहले ही नाम दे दिया था, और उसका प्रॉपर्टीज भी बता दिए थे। जो डिस्कवर नहीं हुआ है उसके प्रॉपर्टीज को भी उन्होंने बता दिया था। देखिए
इका एल्यूमिनियम जो उन्होंने नाम दिया था उसका एटॉमिक मास बता दी कि 68 होगा, ऑक्साइड बता दी कि E2O3 होगा और क्लोराइड बता दी कि ECl3 होगा। और जब गैलियम का डिस्कवरी हुआ तो देखा गया कि उसका मास 69.7, ठीक है, इसके लगभग इक्वल ही था, ठीक है, इसके पास में ही था। और इसका जो ऑक्साइड बना Ga2O3 बना और इसका जो क्लोराइड बना GaCl3 बना, ठीक है। वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिए थे, ठीक है ना, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, वो पहले से ही प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर दिए थे जो कि एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। वैसे इका सिलिकॉन का वो 72 बताया था और जर्मेनियम जब आया तो उसका मास कितना था 72.6। उसका ऑक्साइड था EO2 तो जर्मेनियम का था GeO2। इसका क्लोराइड था ECl4 तो जर्मेनियम का था GeCl4। बहुत बड़ी बात है कि जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ था उसके प्रॉपर्टीज को इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। नाउ करेक्शन ऑफ सम एटॉमिक मासेस जैसे बेरिलियम का, इंडियम का, गोल्ड का, प्लैटिनम का, सबका क्या किए मास में करेक्शन। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब सोचता था कि प्लैटिनम क्या होता है, गोल्ड से भारी होता है, सोच के क्या रहता है प्लैटिनम का भार क्या होगा, गोल्ड से ज्यादा। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल देखा गया तो क्या देखे, प्लैटिनम पहले प्लेस किया हुआ है, उसके बाद गोल्ड आ रहा है। ये क्या बताता है, ये प्लैटिनम जो है वेट में यदि एटॉमिक मास लेते हैं तो गोल्ड के रेस्पेक्ट में प्लैटिनम का मास क्या है, कम है। और क्या है, जैसे बेरिलियम का मास सबको प्रेडिक्ट किया था 13.5, ठीक है। जो फॉर्मूला वो लगाया था आपको बताते हैं, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना वेट कितना था बेरिलियम का 4.5 और कहा गया था कि उसका वैलेंसी क्या होता है 3। तो कितना मास आ जाएगा, यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13.5। लेकिन उन्होंने कहा कि बेरिलियम का वैलेंसी 3 नहीं हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने सेट किया तो Be को उन्होंने देखा कि यहाँ पे सेट हो रहा है, इसका ऑक्साइड और हाइड्राइड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लाने से प्रॉपर बन रहा है, इसका वैलेंसी उन्होंने बताया 2 होगा। और जब 4.1 में 4.5 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9 आया। तो उन्होंने बताया कि बेरिलियम का मास 13.5 नहीं होगा, कितना होगा 9 होगा, और वो करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट के मास को करेक्ट किया था, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सो करेक्शन ऑफ सम एटॉमिक मासेस इनका अचीवमेंट था। उसके बाद क्या है, देखिए अभी आपको हम बताएं कोबाल्ट को वो कहाँ रखे, रोडियम और इंडियम, ठीक है ना, RH और IR इसके साथ रखे। क्यों, उनका मानना था कि एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज स्टे टुगेदर। उनका मानना था कि एटॉमिक मास से भी ज्यादा जरूरी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज का सिमिलर रहना। जो ग्रुपिंग हुआ है इसमें मास से भी ज्यादा क्या जरूरी है, केमिकल प्रॉपर्टीज का सिमिलर रहना। एकदम सही बात थी, क्योंकि आज के पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है उसमें पहले कोबाल्ट है फिर निकल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट पोजीशन था वो इसी टेबल में वो दे चुके थे, ठीक है ना। इनर्ट गैसेस, अब नया बात है, इनर्ट गैस तो उस समय आया ही नहीं था। और हम लोग पढ़े थे न्यूलैंड लॉ के केस में क्या हुआ था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट पढ़े थे, उसमें क्या जाने थे कि जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ तो पूरा का पूरा टेबल उनका डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं थी। जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, एक तो नोबल गैस का डिस्कवरी बहुत लेट से हुआ बिकॉज इट इज इनर्ट। नोबल गैस क्या है, इनर्ट है और इन्वायरमेंट में उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, इसलिए उसका डिस्कवरी बहुत लेट से हुआ। लेकिन जब भी डिस्कवरी हुआ तो बिना इस टेबल को डिस्टर्ब किए हुए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और अलग से एक नोबल गैस का ग्रुप बन गया, जीरो ग्रुप, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि इनका कहीं कोई टेबल में डिस्टर्बेंस नहीं आया और एक अलग लाइन मिल गया, एक अलग ग्रुप मिल गया नोबल गैस को और कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द अचीवमेंट। ये बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दिए थे, जो डिस्कवर नहीं हुआ एलिमेंट उसका प्रॉपर्टीज बता दिए थे। सो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल एंड दिस वाज गिवन बाय मेंडेलीव रशियन केमिस्ट इन 1869, ठीक है। इनके जाने के बाद, ठीक है ना, इनका तो देहांत हो गया, इनके जाने के बाद इनको ट्रिब्यूट के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए एक एलिमेंट है 101 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, नाउअडेज एटॉमिक नंबर इज 101 MD। एलिमेंट क्या है, MD। ये किनके नाम पे दिया गया, इन्हीं के नाम पे दिया गया, मेंडेलिवियम, ठीक है। उनको प्रेस करने के लिए,
उनको याद करने के लिए, वो अमर है, इसके लिए क्या किया गया, एक एलिमेंट का ही नाम को उनके नाम पे दे दिया गया, जिसका नाम क्या है, मेंडेलिवियम 101 एंड सिंबल इज MD। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अचीवमेंट। और आप अचीवमेंट देख ही रहे, बहुत बड़ी बड़ी बात को बता रहे थे, ठीक है। इसलिए क्या है, इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि जितना सुंदर, जितना सिस्टमैटिक वे में ये दिए थे 1869 में, उसके पहले और कोई भी नहीं दे पाए। ओके, नाउ कम टू द लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी अभी तो चल नहीं रहा है। अभी तो हम लोग कौन सा देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच वाज गिवन बाय हेनरी मोसले। तो जरूर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस रहा होगा। जब भी लिमिटेशंस होता है तभी कोई नेक्स्ट आते हैं और बताते हैं। तो लिमिटेशंस क्या था उसको भी थोड़ा देखते हैं। नाउ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोजीशन। अभी हम क्या बताएं, इधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर मेटल है उधर नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन का पोजीशन देखिए यहाँ पर है, ये नॉन मेटल है तो भी यहाँ पर है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी ये फर्स्ट लाइन से मिलता है, जैसे ऑक्साइड बना रहे हैं तो किससे मिलता है, फर्स्ट लाइन से मिलता है, लेकिन इसका कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मिलता है, इससे भी मिलता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे HCl बन रहा है, NaCl बन रहा है, किस तरह से, जैसे इसमें बनता है KCl बनता है, NaCl बनता है, वैसे HCl भी बनता है। तो इसका प्रॉपर्टी किससे मिल गया, अल्कली मेटल से मिला। लेकिन इसका कुछ प्रॉपर्टी क्या बताया आपको, हेलोजन से मिलता है। हेलोजन में जैसे Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन के साथ भी वैसा ही है, हाइड्रोजन के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है ना, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर जैसे कार्बन क्या है, CCl4 बना रहा है, क्लोरीन क्या है, CCl4 बना रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैसे हाइड्रोजन भी क्या है, C के साथ CH4 बनाता है, मीथेन बनाता है, और ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड सब है, क्या है, CH4 CCl4 ये सब कोवलेंट कंपाउंड है। तो इसका क्या बताया कि कुछ प्रॉपर्टी जो है अल्कली मेटल से मिलता है और कुछ प्रॉपर्टी क्या मिलता है, हेलोजन फैमिली से मिलता है। तो इसका प्लेस अभी भी फिक्स नहीं है, उस समय तो फिक्स नहीं था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अभी भी उसका पोजीशन जो हाइड्रोजन का फिक्स नहीं किया गया। तो इनका लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस पीरियोडिक टेबल। सेकेंड है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए आपको थोड़ा जानना होगा। आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन 1 प्रोटियम जिसको कहा जाता है, हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 1 ट्रिटियम। अब देखिए these are the isotopes of हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का भी होता है आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन का 60 भी होता है, ऑक्सीजन 18 भी होता है। तो यदि हम इसको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो हाइड्रोजन का एक ही प्लेस फिर क्यों है, हाइड्रोजन का 1 भी होना चाहिए था, 2 में भी होना चाहिए था, 3 में भी होना चाहिए था। तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए कि आइसोटोप यदि किसी का है तो उसको कैसे अरेंज किया जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने एक एलिमेंट का एक ही प्लेस दिया, ठीक है, एक ही प्लेस वो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट को देखा है। ओके, इन द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। अभी हम क्या बताया कि ठीक है इसके और इसके बीच में एलिमेंट होगा, उन्होंने बताया था कि इसके और इसके बीच में एलिमेंट होगा, लेकिन कितना एलिमेंट होगा, कितना एलिमेंट होगा इसका जानकारी वो नहीं दे पाए। जैसे कैडमियम है, कैडमियम का मास होता है 112, ठीक है, टीन का मास क्या होता है 118, ठीक है, डिफरेंस कितना का है 6 का है। तो क्या होगा, इसके बीच में एक एलिमेंट आ गया, कौन सा एलिमेंट आया, इंडियम, जिसका मास हो गया 150। यहाँ देखिए एंटीमनी, Sb उसका सिंबल है, एंटीमनी, उसका मास कितना है 122, ठीक है। और टेलुरियम का मास कितना होता है 120, इसमें भी तो 6 का डिफरेंस है। यहाँ जब 6 का डिफरेंस था तो कहे कि बीच में एक एलिमेंट आएगा, लेकिन यहाँ भी तो 6 का डिफरेंस है। लेकिन Sp और Te के बीच में देख लीजिए, Sp और Te के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो दो एलिमेंट के बीच में एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना एलिमेंट उसके बीच में आएगा, इसका कोई भी सही से एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ, नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट।
ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि एक ही स्लॉट में रखा गया, लेकिन देखेंगे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और क्या किए वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सबको तो एक ही ग्रुप में रखे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जब देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का प्रॉपर्टीज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से बिल्कुल ही अलग है और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक ही सब ग्रुप में नहीं, लेकिन एक ही ग्रुप में तो है, एक ग्रुप में रहने के कारण कुछ तो सिमिलर होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिमिलर नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को भी एक ही ग्रुप में रख देते। वैसे नेक्स्ट लाइन में यदि आप देख लीजिए, कहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका प्रॉपर्टी जिंक, कैडमियम और मरकरी से बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो वो क्या किए थे, डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिए थे, ठीक है ना। इसमें सिमिलरिटी खाली यही था कि सारा मेटल है, ठीक है, और कोई सिमिलरिटी नहीं था। तो डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखते। सेकंड पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिमिलर एलिमेंट सेपरेटेड। अब सिमिलर एलिमेंट जैसे प्लैटिनम और गोल्ड का प्रॉपर्टी सिमिलर था, प्लैटिनम और गोल्ड का कुछ प्रॉपर्टी क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर था, फिर भी देखिए कितना दूर रख दिया, यहाँ प्लैटिनम है लास्ट में और यहाँ पे गोल्ड है। तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हुए भी इतना फार अवे वो अरेंज क्यों है, ठीक है। एंड एनोमलस पेयर, उन्होंने अपनी बात कही थी कि हम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास चल रहे हैं। यदि इन्होंने ऐसी बात कही थी तो यहाँ पे कोबाल्ट को पहले क्यों रख दिए, निकल को बाद में क्यों रखे, जब कोबाल्ट का मास ज्यादा था तो उसको बाद में ही रखना चाहिए था। तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ नहीं दिया था, बस बोले थे कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उनकी बात यहाँ पे नहीं रही। वो तो बोले थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हमको रखना है, तो यहाँ पे वो गलत हो गया। और यहाँ पे भी देखिए टेरुलियम और आयोडीन, टेरुलियम में और आयोडीन में, टेरुलियम का मास होता है 127.60 और आयोडीन का होता है 126.90। तो पहले तो आयोडीन होना चाहिए था क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या है, टेरुलियम से कम है, लेकिन वो क्या कहते हैं, इसको ऑपोजिट में अरेंज करते थे, पहले टेरुलियम आ गया था उसके बाद आयोडीन। और इस तरह का जो वो किए थे एनोमलस पेयर जो हो गया, उनकी बात नहीं रही, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। सो दिस वाज द लिमिटेशन, यू कैन से डिमेरिट्स भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। सो दिस वाज द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इनका कुछ अचीवमेंट था, एडवांटेजेस था, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी था, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ, इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये भी बहुत अच्छी बात बताए थे, ऐसा चीज बता दिए थे जो बहुत ही सराहनीय था, ठीक है ना। और लेकिन इनका कुछ लिमिटेशंस भी था जिसके कारण ये भी आगे नहीं चल सका। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उनका फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अचीवमेंट का पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस लिमिटेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मस्ट सी माय नेक्स्ट वीडियो।